बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं तहमीना वकील और आज हम बीएससी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 5th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ अबाउट द ग्लास इंडस्ट्री। मैंने जैसे आपको बताया था कि अब हम इंडस्ट्रीज़ कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने सीमेंट इंडस्ट्री को डिस्कस किया था। टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्लास इंडस्ट्री और फिर हमारी एक लास्ट इंडस्ट्री रह जाएगी विच इज़ द फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। तो अगर हम ग्लास इंडस्ट्री को देखते हैं तो ग्लास क्या है? ग्लास इज़ एन inorganic product of fusion of one or more of the acidic oxide just such as silica, boric oxide and phosphoric oxide with certain metallic oxide as those of alkalis, alkaline earth or lead which has cooled to a rigid solid without undergoing crystallization having no definite melting point। ये क्या है? इसकी डेफिनेशन है। तो इसकी डेफिनेशन को आपने ऐसे ही याद करना है। आपको पता है ग्लास क्या होता है? ये हार्ड होता है, ब्रिटल होता है। ब्रिटल मतलब आसानी से टूट जाता है। सख्त होता है, ब्रिटल होता है। यूजली ट्रांसपेरेंट ग्लास का आपको पता है, इसके आर पार हम देख सकते हैं, लेकिन काफ़ी दफ़ा ओपैक भी होता है। ओपैक मतलब जैसे आपने अक्सर खिड़कियों के लिए रखे होते हैं कि बाहर अंदर वाला बंदा जो है वो बाहर नज़र ना आए। एंड एग्जिबिट अ कॉन्कॉइडल फ्रैक्चर मतलब एक ख़ास डायरेक्शन में ये फ्रैक्चर कॉज करती है। अब ये बनता किस तरह से है? इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनती है एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड की फ्यूजन से। एसिडिक ऑक्साइड में हमारे पास है सिलिका, बोरिक ऑक्साइड एंड फॉस्फोरिक ऑक्साइड। ये तीन एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, इनमें से किसी एक से बनेगा। साथ में कुछ मेटालिक ऑक्साइड्स हैं जो कि अल्कलीज के हो सकते हैं, अल्कलीन अर्थ मेटल के हो सकते हैं या लेड के हो सकते हैं। तो इन दो ऑक्साइड्स को हम मिक्सअप करते हैं एंड देन दे विल अंडरगोइंग सॉलिडिफिकेशन विदाउट अंडरगोइंग क्रिस्टलाइजेशन। हमने उसकी क्रिस्टल नहीं बनने देनी। ग्लास इज़ एन एमॉर्फस सॉलिड, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। तो आपने उसके क्रिस्टल बने बगैर उसको कूल डाउन करना है। अल्टीमेटली यू विल गेट अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैविंग नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट कोई डेफिनेट नहीं होता। इट हैज़ अ रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। अगर माइक्रोस्कोपिक मटेरियल पे देखें तो इट इज़ हाईली डिसऑर्डर। जैसे लिक्विड नहीं होता कि अगर हम कहें कि लिक्विड फेज़ है और लिक्विड फेज़ को हमने फ्रोज़न कर लिया है, तो इसी तरह से ये ग्लासी मटेरियल होता है। एंड देयर इज़ अ शॉर्ट रेंज ऑर्डर इन अ ग्लास, मतलब लॉन्ग रेंज ऑर्डरनेस नहीं होती है, शॉर्ट रेंज ऑर्डरनेस होती है। बट बियॉन्ड 1 और 2 एटम्स और आइन द ऑर्डरिंग मे बी डिस्क्राइब्ड एज रैंडम। इस तरह से देखें, आपके पास ये एक अगर स्ट्रक्चर है, इसमें कहीं पे ऑर्डरनेस होगी और फिर उसके बाद रैंडम हो जाएंगे। थोड़े से इलाके पे रैंडमनेस ऑर्डरनेस होगी और फिर वो रैंडम हो जाएंगे। तो इसी वजह से ये जो छोटे छोटे ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर बनते हैं उन सबका अलग अलग स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है। दैट्स वाई दे हैव अ रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। तो जो माइक्रोस्कोपिक लेवल है उसमें ग्लासी सॉलिड जो हैं दे लुक मोर लाइक लिक्विड्स देन सॉलिड। ठीक है, एक और डेफिनेशन है यहाँ पे ग्लास की। इट इज़ अ हाईली सुपर कूल्ड इनऑर्गेनिक लिक्विड प्रोड्यूस बाय द फ्यूजन ऑफ वन और मोर ऑफ द एसिडिक ऑक्साइड लाइक सिलिका, बोरिक एंड फॉस्फोरिक ऑक्साइड विद सर्टेन मेटालिक ऑक्साइड एज दोज ऑफ अल्कलीन अर्थ मेटल और लेड which has cooled to a rigid solid without undergoing crystallization having random structure and no definite melting point। तो वही डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा दूसरे लफ्ज़ों में बयान किया गया है। तो पहले आपने जब भी ग्लास को एक्सप्लेन करना है, यू विल प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ द ग्लास की ग्लास एक्चुअली क्या है। अब अगर हम इसकी कंपोजिशन देखें तो ग्लास इतना कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। हर तरह डिफरेंट टाइप के ग्लास प्रोड्यूस होते हैं, डिफरेंट टाइप के ग्लास की डिफरेंट कंपोजिशंस होती हैं। तो हमारे पास इसका कोई डेफिनेट फार्मूला नहीं है। हम इसकी जो कंपोजिशन बनाते हैं, ऑर्डिनरी जो सोडा ग्लास है, इसकी अगर हम कंपोजिशन देखें तो हम बनाते हैं मेटालिक ऑक्साइड्स, अल्कलीन ऑक्साइड्स, अल्कलीन अर्थ मेटल ऑक्साइड विद एसिडिक ऑक्साइड। ये जो सिलिका है ये एसिडिक ऑक्साइड है। तो इसके लिए नॉर्मली आपके पास जो एक स्ट्रक्चर आता है, जो फॉर्मूला आता है, वो क्या आता है? x मोल ऑफ R2O, जिसमें R क्या है? अल्कली मेटल है। अल्कली मेटल है तभी यहाँ पे R2O आया है। M क्या है? बाइवेलेंट मेटल है, जो कि नॉर्मली अल्कलीन अर्थ मेटल होता है। तो y मोल्स ऑफ MO और साथ में आपके पास सिलिका के डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स मौजूद होते हैं जो कि नॉर्मली 6 हैं। तो
अल्कली मेटल ऑक्साइड्स, अल्कलीन अर्थ मेटल या कोई भी बाइवेलेंट मेटल ऑक्साइड्स अलोंग विद सिलिका, ये कंपोजिशन ऑफ ग्लास को प्रोड्यूस करते हैं। अब इन तमाम चीज़ों के लिए हमारे पास जो रॉ मटेरियल है वो नॉर्मली 90% ग्लास बनता है सैंड, सोडा ऐश और लाइम से, ठीक है, ये आपके पास है। बाकी हम डिफरेंट रॉ मटेरियल जो इसमें यूज़ हो रहे हैं उसको देख लेते हैं। सैंड क्या है? सैंड इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास शुड बी ऑलमोस्ट प्योर क्वार्ट्ज। वैसे तो आपके पास रेत को हम सैंड कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम सैंड ले रहे हैं सिलिका की फॉर्म में, वो ले रहे हैं क्वार्ट्ज की फॉर्म में, विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सैंड एंड इट इज़ लुक लाइक ग्लास। So it should be free from impurities like iron oxide or organic matter. Small quantities of alumina which are usually present are not harmful, but iron oxide must be removed as it color the glass. जैसे आपको पता है कि आयरन जो है वो नॉर्मली ब्राउन कलरिंग पार्ट करता है, तो आयरन ऑक्साइड्स की प्रेजेंट मैन्युफैक्चरिंग में हार्मफुल नहीं है, बट इट शुड बी रिमूव टू अवॉइड द कलरिंग। ठीक हो गया? तो ये फर्स्ट इसका रॉ मटेरियल है सैंड। दूसरा आ जाता है सोडा ऐश। सोडा इज़ एडिड इन द फॉर्म ऑफ सोडा ऐश। सोडा ऐश कहते हैं सोडियम कार्बोनेट को, या सॉल्ट केक, सोडियम सल्फेट को, या सोडियम नाइट्रेट, इन सब की फॉर्म में हम इसे ऐड करते हैं। नाइट्रेट इज़ यूजफुल इन ऑक्सीडाइजिंग द आयरन एंड एक्सेलरेटिंग मेल्टिंग ऑफ द पोटेशियम सल्फेट रिप्लेसेस सोडियम कार्बोनेट, potassium carbonate replacing sodium carbonate in Gina and hard glasses. Baryta is introduced as barium carbonate to prepare a glass of high refractive index. तो सोडा ऐश में हम कार्बोनेट्स ऐड करते हैं, चाहे वो सोडियम कार्बोनेट की फॉर्म में ऐड करें या फिर बेरियम कार्बोनेट या पोटेशियम कार्बोनेट की फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि नाइट्रेट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं और वो आयरन को ऑक्सीडाइज कर देती है। क्लियर? तो ये आपने सोडा ऐश ऐड करनी है, दूसरा रॉ मटेरियल, और उसका फंक्शन भी यहाँ पे एक्सप्लेन हो गया कि वो नाइट्रेट्स प्रोवाइड करते हैं और नाइट्रेट्स जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसके बाद है लाइम। लाइम जो है वो कैल्शियम स्टोन, लाइम स्टोन, कैल्शियम ऑक्साइड और लाइम स्टोन, इट मे बी यूज्ड एज एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ कमर्शियल सॉफ्ट विंडो ग्लास। जाहिर है हमने बाइवेलेंट मेटल लेनी है तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड आएगा, तो वहाँ से हमारे पास ये लाइम स्टोन से ऑब्टेन हो जाता है। फिर है बोरोन ट्राइऑक्साइड। This is generally introduced in the form of borax or boric acid, which is added only when a glass of low coefficient is desired. अब ये तो ऊपर वाले जो तीन थे, क्या कौन कौन से आपके पास? सैंड हो गया, सोडा ऐश हो गया और लाइम हो गया, ये तो बेसिक कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा जो हमने ऐड करने हैं, बोरोन ट्राइऑक्साइड हो गया, फास्फोरस ऑक्साइड्स हो गए, ये ऐसे हैं जो कि नॉर्मली एड अप होते हैं इन ऑर्डर टू अचीव द डिज़ायर्ड कंपोजिशंस। जैसे आपके पास जो है वो बोरोन ट्राइऑक्साइड को यूज़ करते हैं टू ऑब्टेन अ ग्लास ऑफ लो कोफिशेंट। इसी तरह फास्फोरस ऑक्साइड को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है टू फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ बबल्स फ्रॉम द ग्लास, कि अगर कोई बबल फॉर्मेशन हो रही है ग्लास बनने के दौरान तो उसको रिमूव करवाया जाए। इसी तरह से जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड रिप्लेस करता है लाइम को या लेड ऑक्साइड को। ये डाईवेलेंट मेटल है जिंक ऑक्साइड। इसको यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हीट रेजिस्टिंग ग्लास। हीट रेजिस्टिंग ग्लास जो है वो नॉर्मली लैब वगैरह में जो यूज़ होता है मटेरियल, जो लैब में हाई टेम्परेचर पे हीटिंग वगैरह होती है, उनके लिए इसको यूज़ किया जाता है। फिर है फेल्ड्सपर। फेल्ड्सपर या दूसरे एल्यूमिनो कंपाउंड्स, इनको यूज़ किया जाता है टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्लास एंड रिटार्ड डी विट्रिफिकेशन। ठीक है, विट्रिफिकेशन क्या हो जाता है कि अगर कोई क्रिस्टल फॉर्मेशन वगैरह आ जाए, उन तमाम चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए इसको यूज़ करते हैं फेल्ड्सपर को। उसके बाद है क्यूलिट। क्यूलिट क्या होता है? ये ब्रोकन पीसीज ऑफ ग्लास होते हैं। देखिए हम ग्लास को जो है वो अगर टूट जाए तो उसको रिसाइकिल किया जा सकता है, तो क्यूलिट में आपके पास रिसाइकलेबल ग्लास आता है जिसको दोबारा से रीयूज़ किया जाता है अगेन एंड अगेन, जो कि ग्लास मेकिंग को चीपर बनाता है। नेक्स्ट आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास, कि हम ग्लास को कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे। रॉ मटेरियल को ग्राउंड करें अलग अलग, और फिर उनकी क्वांटिटीज़ को एज अ रॉ मटेरियल डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस किस्म का ग्लास प्रिपेयर करना है, उनको दे शुड बी मेयर्ड केयरफुली एंड मिक्स टुगेदर टू प्रोवाइड अ होमोजेनियस मिक्सचर। तो आपने जो है वो तमाम रॉ मटेरियल्स को ग्राउंड किया, उनकी क्वांटिटीज़ को, केमिकल कंपोजिशन को मेयर किया और फिर मिक्सअप कर दिया। सम टाइम हम क्या करते हैं, उनको थॉरली इकट्ठा ही मिक्स कर लेते हैं,
सम टाइम अलग अलग मिक्स करते हैं और फिर उसको होमोजेनाइज मिक्सचर के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ये जो ओवरऑल आपके पास होमोजेनाइज मिक्सचर ऑब्टेन हुआ है इसे बैच कहते हैं। इस बैच को हम इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू द टैंक ऑफ द टैंक फर्नेस विच इज़ हीटेड बाय द प्रोड्यूसर्स का गैसेस। ये देखिए ये आपके पास टैंक फर्नेस का स्ट्रक्चर है। इस टैंक फर्नेस में यहाँ से एयर इंट्रोड्यूस हो रही है फ्यूल गैसेस के साथ, वो ऊपर जाएंगी, ऊपर जाके वो बर्निंग करेंगी। बर्निंग फ्यूल जो है वो ऊपर, चूँकि इसकी दीवार नीचे की तरफ है, वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी डाउनवर्ड। यहाँ पे आपके पास तमाम रॉ मटेरियल है जो कि यहाँ पे हीटअप होगा और जो अगेन वेस्ट गैसेस है, जो फ्यूल गैसेस वेस्ट फॉर्म में है, वो दूसरी साइड से निकल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल पे ये काम कर रहा होता है। तो टैंक फर्नेस क्या है? It is used for large scale production and it is far more common. A common tank furnace is a large rectangular clay tank in which the glass is melted. The tank furnace is so constructed that the lower portion contain the glass and the superstructure retain the heat and provide combustion space for the fuel used. It is heated by a producer gas which work on the regenerative principle of heat economy. ये देखिए ये आपके पास regenerative principle है कि gases यूँ डाउनवर्ड जाएंगी, फिर अपवर्ड जाएंगी, डाउनवर्ड जाएंगी। इस तरह की रूफ बनाने से जो गैसेस की हीट इकोनॉमी है उसको कंट्रोल किया जा सकता है कि कम फ्यूल जला के ज़्यादा हीट प्रोड्यूस की जा सकती है। तो हमने तमाम रॉ मटेरियल को टैंक में शिफ्ट किया, उसके बाद उसको हीटअप करवाया इन अ टैंक फर्नेस विच वर्क्स ऑन द रीजनरेटिव सिस्टम ऑफ हीट इकोनॉमी। The great majority of the glass produced is melted in continuous furnaces which are charged initially with batch and cullet which are melted, filling the tank to a desired height. Thereafter batch and cullets are charged continuously at the rate equal to which the molten glass is withdrawn from the working tank. अब स्टार्ट में तो हम क्या करते हैं, एक ख़ास अमाउंट जिसे बैच कहती है, ठीक है, एक ख़ास अमाउंट है तमाम के तमाम रॉ मटेरियल्स की और तमाम के तमाम किलेट की, मतलब जो ब्रोकन ग्लास है, उन सबको मिक्सअप करके टैंक में डाल दिया जाता है स्टार्ट में। उसके बाद एक दफ़ा जब वो टैंक फिलअप हो गया है तो आप एक साइड से अपने डिज़ायर अमाउंट को विड्रॉ करते जाएं और दूसरी साइड से मज़ीद किलेट और बैच को इंट्रोड्यूस करते जाएं। तो ये जो प्रोसेस है वो कॉन्टीन्यूसली कॉन्टीन्यूस रहता है एट द रेट इक्वल टू दैट एट विच द मोल्टन ग्लास इज़ विड्रॉन। जितने रेट से हम उसको विड्रॉ कर रहे हैं उसी रेट से दूसरी तरफ से क्यूलेट और बैच को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। Continuous tank furnaces are designed to provide for a separate melter section and a refiner or conditioning section. The melting and refining sections are separated by a submerged refractory wall. The melting end is maintained at the necessary high temperature to accomplish the melting and chemical reaction of the batch materials. The refining or conditioning section retains the glass long enough for it to cool to the necessary lower working temperature. तो आगे आपके पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जिन कंपोनेंट्स में हाई टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है ताकि ग्लास का जो अंदर का टेम्परेचर है वो सेम रहे। उसके बाद उसे अल्टीमेटली लोअर वर्किंग टेम्परेचर पे पास आउट किया जाता है ताकि उसे कूल डाउन करवाया जाए। नेक्स्ट है मेल्टिंग। दिस प्रोवाइड द म्यूचुअल सोल्यूशन ऑफ द ऑक्साइड मटीरियल एट हाई टेम्परेचर to yield a homogeneous liquid. Temperature may range from 1427 to 1593 depending upon the glass composition. अब आपने एक्चुअली एडअप क्या किया है, आपने सैंड ऐड की है, आपने सोडा ऐश ऐड की है, आपने लाइम ऐड किया है, इसके अलावा और ऑक्साइड्स ऐड किए हैं। तो वो तमाम के तमाम ऑक्साइड एक होमोजेनाइज लिक्विड प्रोड्यूस्ड करते हैं जिसके लिए वर्किंग टेम्परेचर क्या है 1427 टू 1593 ताकि एक डिज़ायर ग्लास कंपोजिशन ऑब्टेन हो जाए। अब जो वाटर वेपर्स हैं, इंट्रैप्ड एयर है, कार्बन डाइऑक्साइड है जो इसके नतीजे में प्रोड्यूस्ड हुई है, इट में इंट्रैप्ड इन अ ग्लास रिजल्टिंग इनिशियली इन अ फोमिंग मैस। पहले क्या होगा, चूँकि किसी भी चीज़ में से जब गैस बबल्स रिमूव होते हैं, बनते हैं, तो उसमें फोमी सा स्ट्रक्चर आ जाता है, तो उसको मज़ीद हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाएगा ताकि वो जो बबल्स हैं, वो इंट्रैप्ड गैसेस हैं, दे शुड बी रिमूव। As the melt move to high temperature, the viscosity is lowered and the gases escape. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि चार्ज करके फिर उसे हाई टेम्परेचर जोन में शिफ्ट किया जाता है और हाई टेम्परेचर से फिर लो टेम्परेचर में। तो जब हाई टेम्परेचर जोन में उसे हम मूव करते हैं तो वो मेल्ट हो जाता है और उसकी विस्कोसिटी मज़ीद लो हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया है, ठीक है, और जितनी भी इंट्रैप गैसें हैं वो रिमूव हो जाएंगी।
The glass is initially free from bubble. When it is reached the end of melting chamber, it then passes under floaters in some furnace, so that it is called the refining section, more probably the conditioning section. ठीक है, तो फिर उसको हम डिफरेंट फ्लोटर्स में से और उसमें से पास करते हैं जहाँ से उसकी रिफाइनिंग हो जाती है. Refining or conditioning, it consists allowing the glass to increase to a more usable viscosity level and to dissolve the remaining tiny seeds or gaseous inclusions. अब उसमें क्या होता है कि वो ऊपर नीचे इस तरह से पेडलिंग की जाती है. यहाँ पे मतलब इस तरह से आपके पास पैडल्स लगे हुए होते हैं हाई टेम्परेचर में, तो ऊपर नीचे ये मूव कर रहे होते हैं. इन मूविंग से क्या होता है, उसकी विस्कोसिटी कंट्रोल हो जाती है और जो उसमें मज़ीद टाइनी सीड्स या गैशियस इंक्लूजन्स बच गए हैं वो भी डिज़ोल्व हो जाते हैं. Furnaces supply glass to up to 8 foaming machines. 4 hearths serve to channel the glass to individual machines to further change the temperature and the viscosity. ठीक है, तो वो इसमें मज़ीद आगे हम फॉर्मिंग ऑपरेशन में अनीलिंग वगैरह में इसको सेंड करेंगे ताकि मज़ीद जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस किया जाए. मेल्टिंग के बाद जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो है फॉर्मिंग ऑपरेशंस. There are many and varied, involving 2, 3 or 4 major steps. The first is further temperature conditioning to place the glass in the exact viscosity range suitable for the selected primary forming operation. तो पहले हम क्या कर रहे हैं, फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं ताकि ग्लास की जो विस्कोसिटी रेंज है उसको इंक्रीज़ किया जाए. ये क्या है, प्राइमरी फॉर्मिंग ऑपरेशन, फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप पे क्या करते हैं, द सेकेंड स्टेप इज़ प्राइमरी फॉर्मिंग इटसेल्फ फॉलोड यूजली बट नॉट ऑलवेज बाय अनीलिंग. अनीलिंग क्या होता है, हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है, तो उसे डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस में पास आउट किया जाता है. सिंगल और मल्टीपल सेकेंडरी ऑपरेशन में इंश्योर एंड डिज़ायर्ड शेप इज़ गिवन बाय द मेजर फॉर्मिंग प्रोसेस ऑफ ड्राइंग, ब्लोइंग, प्रेसिंग एंड कास्टिंग एज द केस में बी. आगे इसे जिस भी शेप में ड्रॉ करेंगे, ब्लो करेंगे, प्रेस करेंगे, कास्ट करेंगे, जिस शेप में लाना है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट ऑपरेशन इस पर अप्लाई किए जाएंगे. उसके बाद है अनीलिंग. अनीलिंग क्या होता है, अनीलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल्ड कूलिंग, क्योंकि हमने विदाउट अंडरगोइंग क्रिस्टलाइजेशन एक अमॉर्फस सॉलिड प्रोड्यूस करना है. सो इफ़ द मोल्टन ग्लास कूल क्विकली इन द मोल्ड, the superficial layer cool down first, leaving the inner portion in a state of strain and thus makes the glass liable to crack by itself. Internal strain can be avoided by use carefully controlled cooling from little below the annealing point to the strain point. अब क्या है कि आपने फोमिंग ऑपरेशन में क्या किया, उसको एक टेम्परेचर पे लाके डिफरेंट फॉर्म में ड्रॉ कर लिया, ब्लो कर लिया, शीट्स की फॉर्म में ले आए, कास्ट कर लिया, प्रेस कर लिया. अब आपने उसे ठंडा करना है. अब उसे एकदम से अगर ठंडा कर दिया जाए तो क्या होगा कि ऊपर वाली लेयर तो ठंडी हो जाएगी लेकिन अंदर से वो गर्म ही रहेगा. इस तरह से टेम्परेचर डिफरेंस आने पे वो जल्दी टूट सकता है, मतलब फ़ौरन से वो कहीं लगेगा और टूट जाएगा. तो उसके लिए क्या है कि हमने उसे डिफरेंट तरीके से एक ख़ास अनीलिंग रेंज में कूल डाउन करना है. फॉर एवरी टाइप ऑफ ग्लास देयर इज़ अ डेफिनेट अनीलिंग रेंज. Thereafter, the rate of cooling need only be such that the temporary stress do not exceed the tensile strength of the glass. This process of controlled or slow cooling is called as annealing. तो हमने बहुत ही कंट्रोल वे में उसकी अनीलिंग करनी है इस तरह से कि जो रेट ऑफ कूलिंग है वो स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाए. In a continuous process, the ware is placed on an endless bed which carried it through the oven or layer, a tunnel in which the temperature is carefully controlled. Temperature of the ware is raised initially to near to the softening point and then lowered slowly through the annealing range and thereafter at the more rapid rate to the point where it can be packed or stored. The process is designed to result in the degree of permanent stress desired. अब क्या होता है, इस तरह से कन्वेयर बेल्ट होती है, इसके ऊपर से वो मटेरियल पास आउट करता है. पहले हाई टेम्परेचर है, फिर लो टेम्परेचर होगा और अल्टीमेटली वो पैकिंग टेम्परेचर पे आ जाएगा. ठीक हो गया, तो अल्टीमेटली वो पैक हो जाएगा. कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपने ग्लास को कलर देना होता है, कलर्ड ग्लास बनाने के लिए. तो कलर्ड ग्लासेस नॉर्मली ऑब्टेन होते हैं बाय इनकॉर्पोरेटिंग डिफरेंट मेटालिक ऑक्साइड्स और सॉल्ट, कि जब आप फर्नेस के अंदर तमाम के तमाम ऑक्साइड्स को फ्यूज्ड कर रहे हो
उसी वक्त इन कलर्ड ऑक्साइड्स को उसके साथ इनकॉर्पोरेट करवाया जाता है, इन कंपाउंड्स को इनकॉर्पोरेट करवाया जाता है इन ऑर्डर टू अटेन द डिज़ायर्ड कलर। आपने डिफरेंट डेकोरेशन पीसीज में देखा होगा कि डिफरेंट कलर के डेकोरेशन पीसीज होते हैं, उनमें कलर आ जाता है ग्लास में। तो ये आपके पास लिस्ट ऑफ कंपाउंड्स हैं जो कि डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर आपको कलर्ड ग्लास के बारे में कहा जाए तो आपने ये तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हैं वो देख लेने हैं। सो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, कैडमियम के हैं, कॉपर के, गोल्ड के, ये रेड कलर देते हैं। सीरियम ऑक्साइड विद टाइटेनियम ऑक्साइड येलो है, क्रोमियम ऑक्साइड येलो ग्रीन है, कोबाल्ट ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड ब्लू है, मैग्नीज ऑक्साइड वॉयलेट है, निकल ऑक्साइड विद टाइटेनियम ऑक्साइड ग्रे एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आप जो है वो देख लें। उसके बाद है डिफरेंट फिनिशिंग ऑपरेशन। फिनिशिंग ऑपरेशन में जो है वो क्लीनिंग, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, कटिंग, बेंडिंग, इनेबलिंग, ग्रेडिंग, ये तमाम के तमाम आ जाती है कि आपने उसको क्लीन करना है, ग्राइंड करना है, पॉलिश करना है, ग्लास बन गया उसको डिफरेंट फॉर्म में लाना है, तो उसके अकॉर्डिंगली ये तमाम के तमाम ऑपरेशंस एट द एंड किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गई टाइप्स ऑफ ग्लास। डिफरेंट टाइप के ग्लास प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस किस्म का ग्लास ऑब्टेन करना है, आपने उसे कहाँ यूज़ करना है। जहाँ पे आपने उसे यूज़ करना है उसके यूजेज के अकॉर्डिंग आप उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को मॉनिटर कर सकते हो, उसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो फर्स्ट वन है अल्कली सिलिकेट और वाटर ग्लास। जब सैंड को फ्यूज़ किया जाता है सोडियम कार्बोनेट के साथ तो सिंपल वाटर ग्लास प्रोड्यूस्ड होता है विच इज़ सॉलेबल इन वाटर, और इसको पेपर मैन्युफैक्चरिंग में फायर प्रूविंग और एग प्रिजर्वेशंस के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पे हमने चीज़ों को वाटर प्रूफ बनाना हो। फिर है सोडा लाइम ग्लास या सॉफ्ट ग्लास। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड सिलिका। ये ईजिली फ्यूजिबल ग्लास है और इसे ग्लास ट्यूब, प्लेट और कॉमन ग्लास वेयर वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं जो आसानी से टूट जाए। उसके बाद है पोटैश लाइम ग्लास या हार्ड ग्लास। इसमें इंस्टेड ऑफ सोडियम वी यूज़ पोटेशियम। बाकी फार्मूला देखिए सेम है, वहाँ सोडियम ऑक्साइड था, यहाँ पे पोटेशियम ऑक्साइड है। इसको डिफ्यूज़ करना मुश्किल है लेकिन इसे हार्ड ग्लास ऑपरेटर्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे केमिकल्स, वाटर, एसिड वगैरह का रिएक्शन इस पर ना हो सके। फिर है लेड ग्लासेस। ये ग्लासेस इस ग्रुप से कंबाइन करते हैं जिसमें सिलिका और लेड डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई होता है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है और इसको हम पोटेशियम ऑक्साइड के साथ यूज़ करते हैं। इसको चूँकि इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है इसलिए इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस में डिफरेंट ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह बनाने में इसको यूज़ करते हैं। फिर है बोरोसिलिकेट ग्लास। ये नॉर्मली सिलिका का बोरिक ऑक्साइड और सोडा ऐश के साथ कम्बिनेशन है। इसकी केमिकल ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, तो जितना भी आपका लेबॉर्ट्री ऑपरेटर्स है, ओवन वेयर है, फार्मास्यूटिकल वेयर है, दवाइयाँ वगैरह जिसमें स्टोर करते हैं, केमिकल्स जिसमें स्टोर करते हैं, तो उसके ग्लास बनाने के लिए बोरोसिलिकेट ग्लास यूज़ होता है और इसमें जो बेसिक कंपोनेंट इंट्रोड्यूस्ड हुआ है वो है बोरोन ऑक्साइड। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्लास इंडस्ट्री। ठीक है, कि ग्लास कैसे प्रिपेयर होता है और किस किस टाइप के डिफरेंट टाइप के ग्लासेस हैं। अब अगर हम पाकिस्तान में ग्लास इंडस्ट्री की बात करें तो पाकिस्तान में 30 स्मॉल यूनिट्स हैं विद अ प्रोडक्शन ऑफ 2,90,000। इसमें आ जाता है टन्स ऑफ ग्लास पर ईयर एज रनिंग। टू नॉर्मली टोयोनेसी ग्लास फैक्ट्री शेखुपुरा में नियर लाहौर, इसके अलावा और डिफरेंट जो है वो फैक्ट्रीज़ लगी हुई हैं पाकिस्तान में। लेकिन एक जो इसका डिफ़ेक्ट है पाकिस्तान में जो ग्लास प्रिपेयर हो रहा है कि उसमें कलर आ जाता है, ग्रीनिश टिंट आ जाता है जिसकी वजह से उसकी वैल्यू कम है। इसको हम रिमूव कर सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग अदर कंपाउंड जैसे वेनेडियम ऑक्साइड है और फिर इसको डिफरेंट कलर्स आइटम्स में शेप अप किया जा सकता है। पाकिस्तान में ओमरोक है लाहौर में, नीलम है जहलम में, टोयरासिक लाहौर और खुंजा ग्लास है हसन अब्दाल में। ये डिफरेंट टाइप की कंपनीज़ हैं जो कि ग्लास प्रोड्यूस कर रही हैं इन पाकिस्तान। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द ग्लास इंडस्ट्री।
अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई बात पूछनी है, देन यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।